सो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का पहला पार्ट पढ़ लिया था, काफी हद तक पोर्शंस हमने कंप्लीट किए हैं। आज की क्लास में डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब केवल 2 पार्ट्स के अंदर हमने पूरा डिमांड का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। एक बात आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि हर दिन रोज शाम को 5 बजे इकोनॉमिक्स का वीडियो आएगा एंड पूरी कोशिश रहेगी कि हर ऑल्टरनेटिव्स पे मैं आपको अकाउंटेंसी का और कॉमर्स का वीडियो देते चलूं ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। लेकिन हां, एक बात कहनी थी, अगर आपको मेरे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है और साथ में एंट्रेंस सीयूईटी आईपी मैट की प्रिपरेशन करनी है तो फतेह इज अ कोर्स फॉर यू। इसके अंदर आपको 8 बुक सेट्स घर पे डिलीवर किए जा रहे होंगे। ये पूरे साल का कोर्स है जिसमें आप बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस की पढ़ाई मेरे साथ कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको केवल और केवल बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है मेरे साथ विद एक्सक्लूसिव नोट्स। इसके अंदर आपको 3 बुक सेट्स घर पे डिलीवर किए जा रहे होंगे और ये कमाल का कोर्स है। इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। और लगता है कि नहीं बॉस, मुझे सीए का तैयारी करनी है, सीए 2024 में और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मुझे अभी से प्रिपरेशन करनी है, तो सीए फाउंडेशन का कोर्स भी आपके पास है। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो भैया, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो भाई डिमांड फंक्शन की आसान सी अगर मैं बात बताऊं तो बोल सकता हूं इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। एक प्रोडक्ट की डिमांड और उसके बाकी डिटर्मिनेंट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग डिमांड फंक्शन कहते हैं। साथ में मेरे साथ लिख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भैया, और मैम भी खुश हो जाएंगी। तो चलो चलो फटाफट से लिखते हैं। रिलेशनशिप between the demand for a product and its various determinants। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और वेरियस डिटर्मिनेंट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा उसे डिमांड फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है भैया। तो जैसे कि यहां पर हमने लिखा है पीएन मतलब प्राइस ऑफ द गुड, P1 से लेके Pn माइनस पर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y मतलब इनकम एंड लाइकवाइज। ठीक, सबको समझ में आ गया ना क्या होता है डिमांड फंक्शन? क्लियर है? कभी अगर पूछ लिया 1-2 नंबर के बीच में मैम ने पूछ लिया तो बता चले जाना उनको, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करता हूं आज का अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि कमाल का टॉपिक है, पेपर में अक्सर पूछा जाएगा। इसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो और मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करो इसको। लॉ ऑफ डिमांड। चलो बॉस, लॉ ऑफ डिमांड। वैसे तो ये बात बड़ी आसान सी है। लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? अगर लेमैन की लैंग्वेज में मैं बोलूं तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है जब भी किसी गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। बड़ी बेसिक सी बात है, ठीक है ना भैया। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम, डिमांड बढ़ जाने वाली है। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, हम सभी को पता है। लेकिन एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको लिखकर आना पड़ेगा। क्या स्ट्रक्चर्ड वे है उसका? आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ लॉ। कभी भी लॉ पूछा जाए तो आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉ करके मेंशन करना पड़ेगा कि क्या स्टेटमेंट ऑफ लॉ है, ठीक है ना। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स इट डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है, ये स्टेटमेंट होता है। और मेरे साथ साथ लिख भी लो, तुम्हारे नोट्स भी बनते चलेंगे। ठीक है, चलो भाई लिखते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड, QD लिख रहा हूं मतलब द क्वांटिटी डिमांडेड है ऑफ अ कमोडिटी increases when its price falls and decreases when its price rises। समझ में आ गया स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या होता है? आराम से लिख सकते हैं, यही मैंने आपको समझाया भी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि स्टेटमेंट ऑफ लॉ ना हमेशा किसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो पहली हेडिंग आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ और दूसरी हेडिंग लिखने वाले हो अजम्पशन।
मतलब लॉ बिना किसी अजम्पशन के बेस पर नहीं होता है। तो अब तुम ये देख लेना, मिनिमम 3 अजम्पशन लिखकर चले आना पेपर में, काम बन जाएगा। लेकिन अगर 2 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो अजम्पशंस में क्या लिखते हैं? पहला लिखते हैं देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना डिमांड फ्लक्चुएट कर जाएगी। फिर लिखते हैं नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नो चेंज इन टेस्ट, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। थर्ड लिख लेते हैं बेटा फटाफट मेरे साथ साथ, वो भी लिख लो, ठीक है। नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है ना। 3 एजम्पशन भी लिखोगे तो चल जाएगा। वो कहना क्या चाहता है, जितने भी अदर फैक्टर्स है ना, अदर डिटर्मिनेंट्स है, वो सब चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें आपने स्टेटमेंट लिखा, आपने अजम्पशन लिखा। अब इसके साथ साथ आपको कर्व भी बनाने पड़ेंगे, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो फिलहाल से इतना लिख कर आओ और इससे काम बन जाने वाला है। मैं आपको आगे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगली हेडिंग डाल लो, इसमें से कोई भी डायग्राम बना के चले आओगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हेडिंग डालो सभी लोग, डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। और यहां से हम जो डिमांड शेड्यूल पढ़ने वाले हैं वो 2 तरह का डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे बेटा। एक पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा पढ़ेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। शुरू किया जाए। इंडिविजुअल और मार्केट, इंडिविजुअल मतलब एक बंदे की डिमांड हो रही होगी, और मार्केट मतलब कई सारे बंदों की डिमांड को क्लब कर दिया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, ऐसी भी क्या बात है। लिखते हैं पहला यहां पर प्राइस, और यहां लिखते हैं अपन क्वांटिटी डिमांडेड। और एक क्वांटिटी डिमांडेड है ए की, एक बंदा है जिसका नाम है ए, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं प्राइस, लिखते हैं 10, 90, 190, 80, 70, 100, 90, 80, 70, ये लिख लिया हम लोगों ने प्राइसेस। अब देखो प्राइस फॉल हो रहे हैं और डिमांड बढ़ती जा रही है, 1, 2, 4, 6। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सभी को समझ में आ गया। ये हमने बना दिया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब तुम बच्चे ये बताओ, क्या ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो मैंने बनाया है ये लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लाई कर रहा है? आंसर मिलेगा यस, हाँ भैया ये लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लाई कर रहा है। 100, 90, 80, 70 कर रहे हैं, यहां पे प्राइस फॉल हो रहा है और यहां पर डिमांड बढ़ रही है। अब जरा हम सीखते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल हम कैसे बनाएंगे। तो चलो बॉस मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। अब यहां पर लिख रहा हूं मैं प्राइस, और यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, और यहां लिख रहे हैं मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड निकालते कैसे हैं? ए प्लस बी। चले शुरू किया जाए भाई। तो चलो लिखो 100, 90, 80, 70 लिखेंगे हम लोग प्राइस। 100, 90, 80, 70 ये लिख लिया है हम लोगों ने प्राइस। और फटाफट से मेरे साथ ए की डिमांड लिखो और बी की डिमांड लिखो। ए की डिमांड थी 1246, 1246, और बी की डिमांड लिख लो 2357, 2357। ये भी देख लो प्राइस कम हो रहे, डिमांड बढ़ रही है। अब मार्केट डिमांड कैसे निकाला? 1 + 2 3, 2 + 3 5, 4 + 5 9, 6 + 7 13। क्या यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? तो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी पढ़ लिया और मार्केट डिमांड शेड्यूल भी पढ़ लिया। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है? क्लियर है ना? अब इनके डिमांड कर्व भी सीख लें तो भाई मजे ही मजे। तो चलो हम लोग बनाने जा रहे हैं डिमांड कर्व्स, ठीक। थोड़ी सी यहां जगह लेते हैं। डिमांड कर्व एंड इट्स डिराइवेशन आपका सिलेबस में कोर्स में है, लेकिन आप परेशान मत हो, आपको सब समझ में आने वाला है। तो पहले मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना रहा हूं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना रहा हूं, मेरे साथ साथ बनाओगे ना तो मजा आ जाएगी। चलो भाई बनाओ। ये है एक्स एक्सिस, देन 0, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पर है क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पर है बेटा प्राइस।
प्राइस कितना था 100, 90, 80, 70, ठीक है ना। तो चलो बॉस बना लेते हैं 100, 90, 80 और 70 बनाए। 70, 80, 90, 100 और हमारी कमोडिटीज कितनी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो प्लॉट किया जाए, मेरे साथ साथ सभी बच्चे प्लॉट करेंगे और बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100 पे कितना था 1, 100 पे कितना था 1, तो पहला जॉइंट ये आ गया। 90 पे था 2, 90 पे था 2, तो दूसरा कनेक्टिंग जॉइंट यहां आ गया। 4 पे था 80, 4 पे था 80, तो तीसरा पॉइंट ये आ गया मेरी जान। और फिर 6 पे था 70, 6 पे था 70, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमने ये एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, तो ये बन गया हमारा डिमांड कर्व। और जो डिमांड कर्व बना ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना है। अभी आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो क्यों होता है। जल्दी से बना लो, फटाफट से बनाओ सभी लोग ये डायग्राम और ये पॉइंट्स को मार्क कर दो। चलो मैं मार्क कर देता हूं, ऐसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, बना लिया सभी ने। चलो बॉस अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड। अब बनाने जा रहे हैं हम मार्केट डिमांड। लेकिन मार्केट डिमांड बनाने से पहले याद रखना कि ए की डिमांड बनाओगे, बी की डिमांड बनाओगे, फिर मार्केट डिमांड बनाओगे। ये ध्यान से बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो चलो बॉस यहां बनाने जा रहा हूं मैं। थोड़ा सा स्पीड स्लो लगेगी पढ़ाई की, लेकिन चलेगा, मेरे साथ साथ करते चलो, सब निपटवा दूंगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलो ये बना रहा हूं मैं ए की डिमांड, यहां बना रहा हूं मैं बी की डिमांड और यहां बनाऊंगा मैं मार्केट डिमांड। ठीक है, चल जाएगा। शुरू किया जाए भाई। चलो 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 मेरे साथ साथ प्लॉट करो। यहां पर है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी, यहां पर है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, यहां पर प्राइस, प्राइस, और जो लास्ट बनाएंगे वो है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्लस बी, मतलब मार्केट डिमांड। और यहां पर भी है प्राइस। चलो प्राइस तो हमारी सेम है सब में, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली बी का क्या है, चलो यहां पे भी लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, दो का डिफरेंस ले लिया है। फिर मार्केट डिमांड ही बना लेते हैं भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और प्राइसेस है 70, 80, 90 और 100। चलें प्लॉट करें, प्लॉट कर लें फटाफट से। अभी अभी किया था लेकिन फिर भी कर लेते हैं। चलो बॉस प्लॉट करने जा रहे हैं। 100 पर है 1, तो 100 पर है 1, तो पहला पॉइंट ये आ गया। 90 पर है 2, 90 पर है 2 मेरी जान, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। 80 पर है 4, 80 पर है 4, तो तीसरा पॉइंट ये आ गया। और 70 पर है 6, तीसरा पॉइंट ये आ गया। ये हम लोगों ने डिमांड कर्व बना दिया, यहां पर पॉइंट के नाम भी रख दिए। ठीक है, चलेगा, बराबर है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना, सिंपल है, चल रही है चीजें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बी का प्लॉट करने जा रहे हैं। बी में भी क्या है, 70, 80, 90 और 100। अब बी का देखो, ये 100 है तो यहां पर बी कितना है, क्वांटिटी 2 पर है 100, ठीक है ना। 90 पे कितना है 5, तो 5 यहां कहीं होगा। 90 पर है 5, 80 पर है, सॉरी 90 था 3 के ऊपर, एक सेकेंड, 90 था 3 के ऊपर और 80 है 5 के ऊपर और फिर 70 है 7 के ऊपर। प्लॉट कर दिया, ये बन गया हमारा डिमांड कर्व ऑफ बी। ठीक है, सॉर्टेड है, समझ में आ रही है सभी लोगों को बात। अब बढ़ जाए हम लोग, मार्केट डिमांड प्लॉट कर दें। मार्केट डिमांड क्या है, 100 पर है 3, 100 पर है 3 साहब, ये वाला पॉइंट।
उसके बाद क्या बोल रहा है 90 पर है 5, 90 पर है 5 ये पॉइंट। उसके बाद बोल रहा है 80 पर है 9, 80 पर 9 ये वाला पॉइंट। उसके बाद 70 पर है 13, 70 पर है 13 ये वाला पॉइंट। अब आप इसको प्लॉट कर दोगे तो ये जो कर्व बना ये बन गया मार्केट डिमांड। ठीक है, इसी को डेरिवेशन बोलते हैं। ए का बनाया, बी का बनाया, फिर मार्केट डिमांड बना दिया, खत्म भैया खत्म, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लॉजिकल है, समझ में आ रही है यहां तक बात सभी लोगों को? ठीक है ना? चलो बॉस, अब आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक कमाल का है। अगला टॉपिक है हमारा रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। पेपर में आना ही आना है, ये तुम समझ के रख लो। रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व 100% आएगा, 100% आएगा एग्जाम में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। हाउएवर मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। अगर तुम मेरे चैनल पर जाकर रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व सर्च करोगे तो तुमको एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगा। 1-2 साल पहले बनाया था, इट्स ओके, तुमको वो भी मिल जाएगा। उसमें ज्यादा इन डेप्थ मैंने समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज की क्लास में ये पूरा कंप्लीट कराऊंगा और समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक डिमांड कर्व है। बहुत ध्यान से देखना, ये एक डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये पूछ रहा है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसके क्या रीजन है हमारे पास। तो उसके रीजन बताने पड़ेंगे आपको और एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आपका काम बन जाएगा, मैम भी खुश हो जाएंगी और आपके घर वाले भी। ठीक है ना? तो सबसे पहला रीजन लिखते हैं। चलो सबसे पहला रीजन लिखते हैं, जो कि इस चैप्टर में समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो रीजन अगले चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन फिर भी किताब में है तो मुझे पढ़ाना, वरना बच्चे बोले सर किताब में तो आपने नहीं पढ़ाया, बताइए किस तरह के आदमी हो रहे हैं आप। तो पहला लिखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और सभी बच्चों को मैं यह बताना चाहता हूं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूरा पढ़ लेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात तुम्हें नहीं होगी जरा सी भी। ठीक है ना? सॉर्टेड, समझ में आ रही है बात? तो चलो भैया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि प्राइस यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लिखो मेरे साथ साथ, मार्जिनल यूटिलिटी of a commodity should be equals to price. Marginal utility of a commodity should be equals to price. इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाते हैं, हमारी सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन। और लोग ये बोलते हैं कि हम जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जब प्राइस कम होगा तो हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और प्राइस कम होगा और हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, इसलिए हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो अगले चैप्टर का भाई थोड़ा सा वेट कर ले। अगले चैप्टर में इसको इतना डिटेल में बताऊंगा तो तुमको लगेगा अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, तुरंत समझ में आ गया। ठीक है, अगर पहले पॉइंट में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह जाता है तो मैं बहुत इलेबोरेट नहीं कर सकता, बिकॉज अगला चैप्टर पढ़ाना है यही। ठीक है ना? चलो बॉस, आगे आते हैं और दूसरे पॉइंट को समझाते हैं। दूसरा पॉइंट एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरेगा, इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट देखो, इनकम इफेक्ट की यहां पर जब बात हो रही है तो बात हो रही है रियल इनकम की। सर ये रियल इनकम क्या होती है? बड़ा क्वेश्चन है सर। सर ये रियल इनकम क्या होती है? आओ जरा समझते हैं। मैंने ये बोला पहले जो एप्पल्स थे वो 100 रुपए केजी आते थे और तुम्हारे पास थे 200 रुपए। तुम्हारे पास तुम्हारी इनकम 200 रुपए है और एप्पल आते थे 100 रुपए किलो। तो तुम 200 रुपए लेकर जाओगे तो कितने एप्पल खरीद के लाओगे? तुम खरीद के लाओगे 2 केजी एप्पल। लेकिन अभी भी तुम कमा रहे हो 200 रुपए ही, लेकिन एप्पल के प्राइसेस हो गए हैं 50 रुपए केजी। अब तुम कितने एप्पल्स खरीदोगे? 4 केजी एप्पल खरीद सकते हो इन द गिवन सेट ऑफ इनकम ऑफ 200। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? पहले सेब 100 रुपए किलो आता था, मेरे पास 200 रुपए थे तो मैं 2 केजी खरीदता था। अभी भी जो सेब है वो 50 रुपए किलो हो गया, मेरे पास 200 रुपए, मैं 4 किलो खरीद सकता हूं।
इसका मतलब क्या है? योर रियल इनकम टेंड्स टू इंक्रीज. व्हेन योर रियल इनकम टेंड्स टू इंक्रीज, देन क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज. और जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व होगा. क्या बात समझ में आ रही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व का मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ना चाहिए या प्राइस कम होना चाहिए. ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? लॉजिकल है. बढ़े, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाएं. अगला पॉइंट है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. थर्ड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बोलता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमारे गुड्स की डिमांड के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है. जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मान लेते हैं मैं कंज्यूम कर रहा था आज तक पेप्सोडेंट. बहुत ध्यान से देखना, मैं कंज्यूम करता हूं पेप्सोडेंट और एकदम से मार्केट में न्यूज आ गई कि कोलगेट कॉस्टली हो गया है, कोलगेट महंगा हो गया है. तो जो कोलगेट के कंज्यूमर्स रहे होंगे ना, वो भी पेप्सोडेंट कंज्यूम करने लगेंगे. तो पेप्सोडेंट की डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड जब भी बढ़ेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व होगा. समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. चलेगा? क्लियर कर सकते हैं. नोट्स में सब कुछ देने वाला हूं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पॉइंट पर आते हैं. फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या? मान लेते हैं पहले 100 कंज्यूमर्स थे. एन मतलब पॉपुलेशन, कंज्यूमर्स. और अब कंज्यूमर्स बढ़ के हो गए हैं 300. तो जैसे ही कंज्यूमर बढ़ेंगे मेरी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा. सिंपल है. क्या ये 4 पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं? क्लियर? एक पॉइंट और लिखा है सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी, वो भी पढ़ लो. बस मजे ही मजे. सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी मैंने आपको सिखाया था. एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का मेन काम क्या है भाई? लाइट जलाना, बल्ब जलाना, उसका मेन काम है. लेकिन अगर प्राइसेस कम होने लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तब क्या हो जाएगा? उससे हम कुकिंग का भी काम कर सकते हैं, एसी का भी काम कर सकते हैं, फैंस, कूलर सब लगा सकते हैं. बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी कम हो रहा है उस कमोडिटी का जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, उस केस में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो वो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होगा. समझ में आ रहा है? अब इसको लिखना कैसे है? आपको आज मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है. जाकर ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब आप जाके डाउनलोड करें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. कोई भी कोर्स पे क्लिक कर देंगे, ऐप पर आ जाओगे. ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आज का वीडियो आने के बाद पूरे चैप्टर का नोट्स आपको मिल रहा होगा. तो जाकर पढ़ो, प्रिंट निकालो, दोस्तों से शेयर करो, जो मर्जी आए वो कर सकते हो. तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर में कई बार ये पूछा भी गया है. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब वो सारी चीजें जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं. देख बेटा, लॉ ऑफ डिमांड बोलता था जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड बढ़ेगी ना. तो इसका एक्सेप्शन उल्टा क्या हो जाएगा? जब प्राइस बढ़े डिमांड भी बढ़ जाए, प्राइस कम हो और डिमांड भी कम हो जाए. इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. समझ पा रही है? अब ये एक्सेप्शन कहां कहां लगते हैं वो सारे फैक्टर्स हमें यहां पर इस वीडियो में, मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन में पढ़ना है. तो चलो बॉस, शुरू करते हैं हम लोग पहला पॉइंट से और लिखते हैं जल्दी से आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील. लास्ट में आऊंगा गिफन गुड्स को बताने के लिए, गिफन पैराडॉक्स को बताने के लिए. पहले पढ़ते हैं आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील. आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील का मतलब क्या होता है? चलो भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे और सारे बच्चे इससे रिलेट कर ले जाएंगे, चाहे देख लेना तुम. ठीक है ना? जैसे मैं ये बोलूं, मान लेते हो तुम इस 14 फरवरी को एक अपनी बंदी है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, उसके साथ गए हो. ठीक है ना? और उसके साथ तुम कहां गए हो? उसके साथ तुम गए हो तनिष्क का शोरूम. तनिष्क तो पता है ना सबको, ज्वेलरी की दुकान. ठीक है. अब वहां पर उस लड़के ने 2 ज्वेलरीज दिखाई. एक दिखाई है 10 लाख रुपए की और एक दिखाई है खूबसूरत माशाल्लाह 50 लाख रुपए की. ठीक है ना? अब ये बताओ, उस लेडी को जिसके साथ तुम गए हो, उसको कौन सी ज्वेलरी पसंद आएगी? जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट स्टॉप करो.
स्टॉप करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो, और जल्दी से बताओ कौन सी समझ में आएगी? उसको आएगी 50 लाख वाली ज्वेलरी पसंद। इसको बोलते हैं कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन, ठीक है ना? मतलब जो महंगा है, मतलब वो जो चीजें दिखाने के लिए ली जाती हैं, पेंटिंग्स हो गई, ठीक है ना, एंटीक्स हो गए, इसको बोलते हैं हम लोग स्नॉब अपील। महंगा है तो डिमांड ज्यादा है, सस्ता है तो डिमांड कम होगी। तो आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील सबको समझ में आ गया, क्लियर है? चलो बढ़े आगे, अगले पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि महंगा सामान है तो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, और सस्ता सामान है तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर लोग महंगे रेट पर ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं बशर्ते सस्ते रेट पर। तो क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप का भी पॉइंट तुमको समझ में आ गया। आंसर कैसे लिखना है तुमको ऐप डाउनलोड करना है, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आज मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस का मतलब क्या होता है? आज सामान महंगा मिल रहा है लेकिन न्यूज आ रही है कि फ्यूचर में और महंगा हो जाएगा, तो बढ़े हुए रेट पर भी लोग सामान खरीद लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस का मतलब क्योंकि सपोज इन फ्यूचर द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज विल टेंड टू राइज, सो टुडे इवन एट हायर प्राइसेस पीपल आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ द कमोडिटी। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है बच्चा हमारा इमरजेंसी। इमरजेंसी अभी आप लोगों ने कोविड के समय देखी होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर जो 1,000 रुपए के आते हैं वो 40-40 हजार रुपए के बिके। इमरजेंसी है, फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, फेमाइंस है, इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर प्राइस नहीं देखी जाती है, सामान कंज्यूम किया जाता है इवन एट हायर प्राइसेस। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद एक और पॉइंट लिखने जा रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट, चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन का मतलब क्या हो गया? बड़े भाई मैंने कल के वीडियो में एक छोटी सी बात बताई थी, आजकल वो वाइड लेग वाली जीन्स वापस से फैशन में आ गई हैं, तो पुरानी जीन्स, पुराना फैशन अगर सस्ता भी मिलेगा तो लोग नहीं कंज्यूम करेंगे। नया फैशन अगर महंगा भी है तो पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी विच इज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, वो है हमारे गिवन गुड्स। छठा पॉइंट, गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स क्या होते हैं, बात समझना। गिवन गुड्स की पूरी डेफिनेशन दी थी सर रॉबर्ट गिफिन ने। क्या बोला गया था, समझने की बात है कि जो अमेरिका के लेबर थे ना, वो क्या करते थे, ब्रेड खाते थे और मीट खाते थे। ये हो गया मीट भैया, ठीक है ना, ब्रेड खाते थे और मीट खाते थे। ये लिख लेता हूं, यहां पे ब्रेड है, ये मीट है। अब ब्रेड और मीट में मीट एक सुपीरियर प्रोडक्ट है और ब्रेड एक इंफीरियर प्रोडक्ट। जैसे इंडिया के अंदर ये रोटी और दाल होगी ना, वही वाली बात है, तो रोटी इंफीरियर है, दाल सुपीरियर प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ, अमेरिका में दोनों चीजें महंगी होने लगी, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे, मीट के प्राइसेस बढ़ने लगे। जब ब्रेड और मीट दोनों महंगा होने लगा, उस केस में ब्रेड बीइंग द इंफीरियर प्रोडक्ट लोग लेकिन ज्यादा कंज्यूम करने लगे, विच वाज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। बात समझ में आ रही है? अब जैसे इंडिया के अगर इसको रिस्पेक्ट में मांगे तो जो यहां के लेबर्स हैं वो दाल और रोटी खाते हैं। दाल एक महंगा प्रोडक्ट है, सुपीरियर है, ब्रेड आटा एक सस्ता प्रोडक्ट है। अगर दाल के भी रेट बढ़ने लगे और आटे के भी रेट बढ़ने लगे, उस केस में लोग रोटियां ज्यादा कंज्यूम करेंगे, बिकॉज पेट पलता रोटियों से ही है। तो उस केस में इंफीरियर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, विच वॉज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। बात समझ में आ रही है? क्लियर? इसे बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स, सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, याद रखना। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर आज की क्लास का, जो कि बेहतरीन से भी बेहतरीन टॉपिक है। 100% 100% पेपर में आपको यह रखा हुआ है, रख के मिलने वाला है ये क्वेश्चन। आओ जरा देखो, अब हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड की। खतरनाक टॉपिक है, मजा आ जाएगा। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं मूवमेंट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड, दो टॉपिक है, मूवमेंट इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड बोलो या मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम लोग चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। चेंज इन डिमांड बोलो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलो, एक ही बात है। समझने वाली बात यहां है कि मूवमेंट का रीजन ना बेटा
प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है। मूवमेंट का रीजन क्या होगा? प्राइस। अगर खुद का गुड्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन और दूसरा होता है मेरी जान कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड का कम हो जाना। अब डिमांड बढ़ेगी क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो रहा होगा, ठीक है ना। और डिमांड घटेगी क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा होगा। इसका शेड्यूल लेकर मैं आपको समझा देता हूं सारी चीजें ताकि मजा आ जाए। यहां प्राइस लिया, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड है। आओ जरा देखो, ठीक है, बताऊं? चलो भाई देखे जाए फटाफट से। प्राइस है और क्वांटिटी है। प्राइस पहले था लेट्स से 100 रुपए, डिमांड थी 500। प्राइस घट के हो गया 50, डिमांड हो गई 1000। डिमांड हमारी एक्सपैंड हो रही है ना, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। डायग्राम के थ्रू भी बना के दिखा सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये 0, ये वाई एक्सिस। यहां पर है बेटा प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। पहले 50 था, फिर हो गई 100, 500 थी और फिर हो गई 1000। तो 100 पर कितनी थी? 500, पहला पॉइंट ये। 50 पर कितनी थी? 1000, दूसरा पॉइंट ये। और ये बन गया डिमांड कर्व और ये डाउनवर्ड है। ये डाउनवर्ड एरो बताता है कि डिमांड हमारी एक्सपैंड कर रही है। पहले डिमांड 500 पे थी, अब डिमांड 1000 पर आ रही है। इसे एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी विल इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा? इसका उल्टा। यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी है। प्राइस पहले 50 थी, अभी 100 हो गई। डिमांड पहले 1000 थी, अभी 500 हो गया। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मतलब प्राइस बढ़ गए इसलिए हमारी डिमांड कम हो गई है। अब इसका डायग्राम तुम बना सकते हो। दोनों डायग्राम में देखना केवल एरो की चेंजेस हैं। यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी। 50, 100, 500, 1000। चलो प्लॉट करते। 50 पे कितना था? 1000, पहला पॉइंट ये आ गया। 100 पर कितना हो गया? 500, दूसरा पॉइंट ये आ गया। इस बार जो डायग्राम बन रहा है वो अपवर्ड टेंडिंग है, अपवर्ड। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और डिमांड यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है? डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मूवमेंट का रीजन क्या होता है? मूवमेंट अलाउंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का रीजन क्या होता है? रीजन होता है इसका प्राइस, ठीक है ना। समझ में आ गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है बाबू, ये सही कर लेना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। क्लियर है सभी लोगों को? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का रीजन क्या है? सबको समझ में आ गया है? क्लियर? बढ़े आगे, अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है शिफ्ट या चेंज इन डिमांड। इसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट या चेंज इन डिमांड। शिफ्ट बोलो, शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड कर्व, एक ही बात है, चेंज इन डिमांड, ठीक है ना बाबू। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है नॉट ड्यू टू प्राइस, नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अदर डिटर्मिनेंट्स। ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं होते। ये क्यों चेंज होते हैं? अदर फैक्टर्स की वजह से। इनकम चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया, पॉपुलेशन चेंज हो गई, उन सारे फैक्टर्स। लेकिन प्राइस रीजन यहां पर नहीं होता है। यहां पर भी दो तरह के चेंज हमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना होता है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा पढ़ना होता है बेटा डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ जाना। लेकिन डिमांड बढ़ क्यों रही है? प्राइस की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर से। हो सकता है उसकी इनकम बढ़ गई हो इसलिए डिमांड बढ़ रही हो ना, ठीक है। और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड का कम हो जाना। कोई भी रीजन हो सकता है। चलो इसको एक शेड्यूल से बताते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। प्राइस और क्वांटिटी बहुत ध्यान से देखना। प्राइस 100 है, अभी भी दूसरी बार भी 100 है क्योंकि यहां पर प्राइस तो रीजन होता नहीं, इसलिए प्राइस को कांस्टेंट मान लिया। डिमांड पहले 500 थी, अभी डिमांड 1000 हो गई। डिमांड बढ़ गई ना, इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। मैंने बोला लेट्स से इसकी इनकम बढ़ गई इसलिए डिमांड बढ़ गई। अब इसका डायग्राम कैसे बनाया जाए बहुत ध्यान से देखना, पेपर में बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम, ठीक है। यहां पर प्राइस है और यहां पर क्वांटिटी। प्राइस 100 थी तो कांस्टेंट हो गया। डिमांड पहले कितनी थी? 500, फिर डिमांड कितनी हो गई? 1000। तो जरा बनाते हैं। डिमांड पहले थी 500, ये डिमांड कर्व हो गया और डिमांड उसके बाद इंक्रीज कर गई, डिमांड इंक्रीज हो गई डी डैश। क्या देखो ये राइटवर्ड शिफ्ट नहीं हो रहा है,
इंक्रीज बोलो या राइटवर्ड शिफ्ट बोलो, एक ही बात है, इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज इन डिमांड या इसे बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए इसको शिफ्ट इन डिमांड बोला जाता है। ठीक है ना, क्लियर है, सॉर्टेड, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब जरा डिक्रीज वाला देख रहे हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट देख लिया जाए, चलो वो भी बना लेते हैं। लेट्स से प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। प्राइस यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, क्वांटिटी 1000 थी अब 500 हो गई। इसके पीछे हो सकता है रीजन ये रहा हो उसकी इनकम कम हो गई हो या पॉपुलेशन कम हो गई हो, कुछ भी हो सकता है ना रीजन। डायग्राम बना दें, डायग्राम बनाया जाता है, ये एक्स एक्सिस, ये 0, ये वाई एक्सिस। यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। प्राइस कांस्टेंट है ना 100 पर, डिमांड पहले थी 1000, मतलब ये डिमांड थी तुम्हारी, और अब डिमांड कितनी हो रही है, अब डिमांड हो जा रही है 500 पे, 500 पर। तो अब डिमांड कर्व किस साइड शिफ्ट हो रहा है, सॉरी, डिमांड कर्व किस साइड शिफ्ट हो रहा है भाई, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड साइड। तो यहां से समझ में आया मूवमेंट का रीजन होता है प्राइस, और मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। मूवमेंट को क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना। वेयर एज शिफ्ट को बोलते हैं चेंज इन डिमांड, और शिफ्ट दो तरह के होते हैं, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। लेफ्टवर्ड डिमांड का कम होना, राइटवर्ड डिमांड का बढ़ जाना। इतना सा लिखकर आओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। कई बार पेपर में डिफरेंस पूछे जाते हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले कि एक्सपेंशन और डिक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस बताओ, तो थोड़ा सा आपको ये रिलेटिवली पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ नोट्स बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो के बाद आप जाइए, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और तुम्हें लगता है कि मेरे साथ लाइव तैयारी करनी है अपने बोर्ड्स की और एंट्रेंसेस की, तो फतेह कोर्स है, और लगता है सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो स्पार्टन्स कोर्स आपका वेट कर रहा है। कुछ लेट नहीं हुआ, फटाफट से जाके एनरोल कर सकते हो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।